हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व भारती एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आपको पता है, इसमें कई पद थे जिसके कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं 27 से, जिसमें आपका MTS है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है और अदर पोस्ट हैं। तो इसमें हम पहले GA को देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक GK और साथ ही करंट अफेयर भी प्रश्न आते हैं। आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो 30 में आप मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न आपको करंट अफेयर के, बाकी जो है स्टैटिक पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। जहाँ से भी जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। यही टाइम है जो कि आपको अभी करना चाहिए। हम यहाँ पर आज करेंगे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें से आपके मिट्टी होंगे, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे, नदी होगी, पर्वत होंगे, पठार होंगे। इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर फैक्ट में होंगे, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। वन लाइनर फैक्ट से आपके रिवीजन बेहतर होते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जिन लोगों ने पहले से पूरा ज्योग्राफी पढ़ी है उनको ये चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएंगी, और जो लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 बार देखिए, चीज़ें आपको याद होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा। जो लोग चाहते हैं कि इसमें आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू मिलती रहे, तो आपके एग्ज़ाम तक, जब तक जो भी पोस्ट हैं उसके एग्ज़ाम नहीं होते, आपको बीच बीच में वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपने स्तर से भी पढ़ाई को करते रहेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो वैगई नदी है। यहाँ पर वैगई लिखा है। एक बात और याद रखिएगा, जैसे MTS के कैंडिडेट हैं, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क के कैंडिडेट हैं, सबके तो आप में GK पूछे जाएंगे तो सबके जैसे पद हैं उस स्टैंडर्ड के होंगे प्रश्न, ठीक है। तो उस प्रकार से, लेकिन पूछे सभी में इसी प्रकार के प्रश्न जाएंगे, ठीक है। तो अगर हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्नों के आंसर पता भी हो तो अच्छी बात है, और यहाँ से हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुँचती है बहते हुए, तो वहाँ पे उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। जिसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बराक। बराक किसकी सहायक नदी है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जब मेघना कहलाती है, और जिसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बराक नदी है। आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, का निर्माण कौन सी नदियों द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। आपने मैप पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। मानो ये इंडिया है आपका, तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा बहती हुई आती है, और यहीं पर जो है संयुक्त रूप से मिलते हैं तो मेघना कहलाती है, और यहीं पर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जो आप ब्रह्मपुत्र नाम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो सांगपो भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, दिहांग भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, वो सांगपो कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और वर्तमान समय में जो आप लोग हमेशा सुनते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ये कहाँ कहते हैं? असम। असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे? तो जमुना। जमुना हो गया, दिहांग हो गया, सांगपो हो गया, ये सभी किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र के नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। अब जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा है। सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? तो गोदावरी, और दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने मैप देखा है तो इस तरीके से मैप है। ये जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, ठीक है, अरावली श्रेणी की इस साइड से, तो उसी को कहा गया है कि सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा। नेक्स्ट देखेंगे, गोदावरी को क्या कहते हैं? तो गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र के निकट त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होता है। देखिए, इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब पुराने समय से है और सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, इस वजह से इसका नाम पड़ा है। आगे देखते हैं,
नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो क्या होता है, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। जब नदियों द्वारा अवसाद बहा के ले आते ही हैं नदियाँ तो मुहाने पे डेल्टा बनता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, डेल्टा का निर्माण करेंगे, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। अभी जैसे मैंने बनाया ये त्रिभुजाकार ट्रायंगल की तरह होता है, जो कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने पर एस्चुरी कहते हैं, या उसे ज्वार नद मुख कहते हैं। ज्वार नद मुख कहिए तो या एस्चुरीज कहिए, बात एक ही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो जो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाएंगी वो बनाएंगी क्या, तो वो एस्चुरी बनाएंगी, जिसे ज्वार नद मुख कहते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। मैक्सिमम नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं कि वो पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसे इस तरीके से आपका होता है, ये आपका क्या होगा, ये पूर्वी घाट होता है और ये पश्चिमी घाट होता है। तो बोल रहा है कि नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा भी इधर बहती है और ताप्ती भी इधर बहती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, फिर से देखेंगे। जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा काट छाट जो चीज़ किया जाता है उसे अपर्दन कहेंगे, जबकि काट छाट के बाद जो अपर्दन है उसके बाद जो जहाँ जमाव होता है, जमाव की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। पूछा जा सकता है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा का है। असम का शोक कौन सी नदी कहलाती, तो असम का शोक कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके कारण बाढ़ आते हैं। बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती, तो बिहार का शोक कोशी नदी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। तीनों याद रखिएगा। असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक कोशी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। और आप सभी लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, या राजस्थान नहर कहेंगे, जो कि सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिकेन बैराज से निकलती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। ये सोनभद्र में आपका पड़ता है, सोनभद्र जिले में। आगे देखेंगे। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको अध्ययन से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। आगे देखेंगे। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो जलोढ़ है, जलोढ़ के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आगे देखेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में दिया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो बांगर होता है वो उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो जिस प्रकार से अभी आपने पढ़ा था कि जलोढ़ को दोमट मिट्टी कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर अधिकतम है, तो महाराष्ट्र में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये पहले आपका कक्ष के रन भी ऑप्शन देता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अभी आपका UPSSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न बना था। आइए आगे देखते हैं। अगला दिया है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश मतलब पठार कगार है। तो ये दिया है ये आपका पश्चिमी घाट होता है, मैंने भी पहले भी बताया था। ये आपका क्या होता है, पूर्वी घाट होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक भ्रंश घाट है, भ्रंश कगार होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर होते हैं, जिसे का अन्य नाम क्या होता है, सहाद्री कहते हैं। थाल घाट नासिक मुंबई
पर, और भोर घाट जो है मुंबई पुणे पर, तथा पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जो थाल घाट है नासिक और मुंबई पर, भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को, और पाल घाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। देखिए, अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो अच्छे से मैप की नॉलेज अगर है आपको, तो आपको आधी चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तो आपके एग्ज़ाम है, अभी पढ़िए, लेकिन बाद में हमेशा अगर जो भी आप हमेशा एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ चीज़ें, तो नॉलेज के लिए भी आपको कम से कम इंडियन मैप की तो जानकारी होनी ही चाहिए। आइए आगे देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे अभी आपने पश्चिमी को पढ़ा था सह्याद्री, उसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, तथा मंगलौर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। तो अगर आपको ये तो याद रखना ही चाहिए, अगर इतना नहीं याद हो रहा है तो ये याद रखेंगे, जो आपका कोंकण तट है और मालाबार तट अभी आपने पढ़ किस साइड रहा है, तो पश्चिमी तट की तरफ पढ़ रहा है। बार बार मैप को देखिएगा तो याद होगा, ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। तो यहाँ बोला गया है कि जो आपका गुजरात से गोवा, तो गुजरात आपका यहाँ पे लगभग पड़ता है, तो गुजरात से लेके ये गोवा वाले तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोंकण तट कहेंगे, और कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोडाई कनाल जो है पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पर है, तो पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को बोला गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का जहाँ मिलन स्थल है वहीं पर नीलगिरी पहाड़ी है। तो इस तरीके से है, ये जहाँ पर मिलन स्थल है यहीं पर आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। आइए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत का जो रूर कहलाता है। ठीक है, छोटा नागपुर क्या कहलाता है, भारत का रूर कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। तो देखिए, जो सतपुड़ा है वो है कहाँ पर, वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। जैसा कि अभी आपने देखा था, इस तरीके से ये नर्मदा है आपका, ताप्ती है, इसी बीच में क्या है आपका, इस बीच में आपका पड़ता है सतपुड़ा, जो कि क्या है, ब्लॉक पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो ये कहाँ पर है, मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख कहाँ है, तो हुगली है, हुगली नदी पर है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था निक्षेप और अपर्दन के विषय में, वही चीज़ है कि जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, तो पेडी प्लेन कहा जाता है। पेडी प्लेन क्या होता है, तो पवनों के द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, तो उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। नेक्स्ट है, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो देवप्रयाग है उसमें भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप होता है, उसी वहीं पर देवप्रयाग मिलता है। ठीक है, और संयुक्त धारा को कहते क्या है, तो गंगा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की जो लंबाई है, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, लंबाई की बात है। लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन जो है टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, जो कि अभी भी फोल्ड हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री है। फोल्डेड माउंटेन पूछे तो हिमालय है, और सबसे नवीन वलित पर्वत भी हिमालय ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है? हिमाद्री में स्थित है। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा किसका नाम है? तो माउंट एवरेस्ट का है, और सागर माथा भी माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, लेकिन जगह याद रखेंगे, नेपाल में कहते हैं सागर माथा, जबकि तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा। आगे देखेंगे, हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जिसको का नाम क्या है? गुरु शिखर है। आप इसको सुनने के लिए स्पीड को और बढ़ा सकते हैं, वैसे ऑलरेडी मेरी स्पीड ही रहती है, तो आप 1 से 2 बार इसको सुनिए तो आपको चीज़ें याद होंगी। आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो चीज़ें और जल्दी से माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है और चीज़ें हमें अच्छे से याद होती हैं। तो 1-2 बार कंटिन्यू सुनिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपने जीके पढ़ा भी होगा, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और जीके में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते कि ये मैं छोड़ दूँ तो हो जाएगा। कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, ये तो किसी को नहीं पता जीके कहाँ से पूछेंगे, लेकिन जो कि पॉसिबिलिटी होती है प्रश्नों की, रिपीटेड प्रश्न होते हैं, हमें वो पढ़ के जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा दक्षिण पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गिरती है। देखिए, कच्छ के रण में ये गिरती है, अगर देखा जाए तो ये भी पश्चिम की तरफ ही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बेल्लोर के निकट जो है श्रीहरिकोटा जो है द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ रहती है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप का आइडिया तो आपको होगा ही मैप में कि कहाँ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित होते हैं द्वीप, लक्षद्वीप जो है। ठीक है, और देखिए इस साइड आपका लक्षद्वीप होता है और इधर आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। देखिए 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी से निर्मित है। मैंने भी बताया कि जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड भी कहते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से, जबकि जो है ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। दक्कन जो है पास या दर्रा दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। औंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी हैं। औंग कहाँ के मूल निवासी होते हैं? तो अंडमान द्वीप के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट है सोमपैंस, जो सोमपैंस है निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो जो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी द्वीप जो है नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। आदम ब्रिज कहाँ है? तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता है। काला पानी की सजा के विषय में आपने सुना होगा, तो पहले इसको स्वतंत्रता से पहले इसी नाम से जानते थे। किसे? अंडमान निकोबार। आइए आगे बढ़ते। पब्बन द्वीप जो है कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि आदम ब्रिज का भाग है। आइए आगे बढ़ते हैं। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः कैसा होता है? तो वो लाल होता है। तो जो लौह ऑक्साइड के कारण ही जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, पूछा जाता है कारण। आगे बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसे आयरन एवं सिलिकॉन होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है।
भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून तक होता है। सबसे पहले केरल में आता है। इस समय आपका स्टार्ट भी होने वाला है, मानसून आ ही गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जो है जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला है, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि ये सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, देखिए रबी की फसलें हैं जो ठंडी में आपकी हों। और आपके दिया है खरीफ की फसलों में दिया है धान है, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ये सभी प्रश्न आपके बनते हैं। ये प्रश्न ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, आपको ये प्रश्न देखने को मिले हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल या कोरल से निर्मित है। ये मैंने आप चर्चा कर ली है, पहले बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहेंगे? पंचमढ़ी को। हिल स्टेशन है आपका पंचमढ़ी। आगे देखिए, नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत जो है नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है? तो पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। जो भारत में उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। आइए आगे बढ़ेंगे। जोगी या गरशोप्पा जो है जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो है यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा कौन कौन सी नदी बना रही है? बनाती तो बहुत है, लेकिन जो रिपीटेड होती हैं उसको देखिए। कावेरी, गंगा, महानदी और डेल्टा, ये सभी क्या है? डेल्टा बनाती हैं। और जो डेल्टा नहीं बनाएगी वो एस्चुरी बनाएंगी, जिसमें से आपको ताप्ती और नर्मदा तो अच्छे से याद रखना ही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। देखेंगे, कावेरी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। नेक्स्ट है, वैनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जो वैनगंगा है, पेनगंगा है, किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, कार्डेमम, कार्डेमोम बोलिए या तो कार्डेमम सेम ही है। इलायची पहाड़ियाँ जो है अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल में अवस्थित हैं। तिरुपति से शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जो है जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात का क्या नाम है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जबकि महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में अलगू हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि वृहद हिमालय, ठीक है, जिसे महान हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय होता है, फिर आपका शिवालिक होता है। तो वही पूछा है कि मध्य हिमालय के भाग कौन कौन से? तो पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणियाँ ये सभी किसके भाग हैं? तो मध्य हिमालय के हैं। तो अगर पीर पंजाल पूछे कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, जबकि महाभारत की श्रेणियाँ नेपाल में। आगे देखिए, मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। तो मध्य हिमालय में स्थित है पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे। शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी,
रानीखेत आदि जो है लघु हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय में कौन कौन से स्थित है देखेंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और मंसूरी, रानीखेत। देखिए शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। जो बाह्य हिमालय है सबसे नवीन श्रेणी उसका कौन सा है, तो शिवालिक है। आगे देखते हैं, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच में फैली हैं। नेक्स्ट है, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पूर्व में द्वार जहाँ पे हरिद्वार और कोट द्वार सुना होगा आपने नाम, तथा पश्चिम में दून के नाम से जाते हैं, जैसे देहरादून कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय श्रेणियों के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उसी के नाम पे पड़ा है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। तथा उत्तराखंड में ब्यूयाला एवं पयार कहा जाता है। इन्हीं को किसको कहते हैं ये, तो लघु हिमालय की श्रेणियों के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान, तो घास के मैदानों के नाम है ये, जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याला एवं पयार। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिणी जिसे सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो कलसुबाई है, जिसे कुंद्रेमुख कहते हैं। नेक्स्ट है आपका महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसकी उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 या इसको कहते हैं गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से हिंज लाइन या शूचर जोन के द्वारा अलग होता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दर्रों के नाम देके पूछा जाता है, जैसे दे दिया सिपकिला दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ का है, तो आपको याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपका बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। लिपू लेक और थागला नीति दर्रा कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। माना दर्रा भी जो होता है वो भी उत्तराखंड का ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, जे लेपला और नाथुला दर्रा कहाँ के हैं, तो सिक्किम के। जे लेपला और नाथुला दर्रा कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। बोम्बिडा दर्रा और बुमला, दीफू तथा यांगपा दर्रा कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश में। नाम अगर आप पहली बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, टिपिकल लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़िए याद हो जाएगा। बोमडिला दर्रा या बुमला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगपा दर्रा, ये सब कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, मध्य एवं लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाल पठार जो है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ है। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे क्या कहेंगे, रूर प्रदेश भी के नाम से भी जानते हैं छोटा नागपुर पठार को। आगे बढ़िए, दामोदर नदी को छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा तथा अरुणाचल एवं तिब्बत सीमा पर स्थित है।
हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा पर्वत, जो कि अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अगला है हिमालय की कैलाश पर्वत माला जो है चीन में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा, काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। काल वैशाखी के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में जानते हैं। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं जो है नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में कहाँ पर वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से, तो तमिलनाडु पर होती है। नेक्स्ट है लवण की नदी नाम से जो है सेलूनी नदी को जाना जाता है। जो लूनी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो लवणता वाली नदी है जो है लूनी नदी। नेक्स्ट देखेंगे जाफना पर कहाँ पर है? तो तमिल बहुल में है। शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है या बना है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य 7 सिस्टर हैं। पूर्वोत्तर में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा, इसको MTS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है आराकान योमा जो है म्यांमार में स्थित है। कभी कभी 7 सिस्टर का एक क्रम दे देता है किसी साइड से, तो उस डायरेक्शन को भी याद रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन जब लिखने बैठेंगे या सोचेंगे तो भूल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। नर्मदा नदी ज्वारनद का निर्माण करती है। अगला देखिए। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वरम द्वीप या पब्बन द्वीप अलग करता है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच है। पाल घाट पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो कि केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नेक्स्ट है यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। खुला नाला किसको कहेंगे? तो यमुना नदी को। ऊटी जो कि उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। सेनेकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। गोखुर झीलें जो हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। कोसी नदी जिसका अन्य नाम क्या है? तो विनाशक नदी कहते हैं कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। कोसी नदी बहुत बार अपने मार्ग से विचलित होती है, बदलती है, तो बहुत बार बदलने के कारण ही इसे जो है विनाशक नदी कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, आप लोगों के लिए बेहद ही बेहतर होगा। और आपके एग्ज़ाम तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसीज आ रही है, जिसके लिए GK तो हर जगह आता है। आप जितने ज़्यादा रिविज़न कर सकते हैं बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।